स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ CGPSC रेस टू प्रीलिम्स का डे 16। हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसके पिछले वीडियोस पे। आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका 81 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, सो आपके ऑप्शन है 1848, 1858, 68 और 78। तो राजा रवि वर्मा बहुत फेमस चित्रकार हैं जो कि इंडियन शैली और जो यूरोपियन शैली है उसको एक कंबाइंड करके बहुत ही अच्छा इन्होंने एक कंबाइंड करके एक नई शैली का जन्म दिया था और ये आधुनिक चित्रकला के भी जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी बनाई हैं पेंटिंग्स। इनकी पेंटिंग से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एक पेंटिंग बनाई थी इन्होंने रावण किलिंग जटायु। ठीक है, वो एक बहुत फेमस पेंटिंग है। वैसे ही बहुत सारे पेंटिंग इनके फेमस हैं। तो इनका जन्म 1848 में हुआ था। ये थोड़ा सा अलग से कुछ पूछ लिया था, हमेशा इसकी पेंटिंग्स वगैरह पूछती थी इनकी, बट इनका जन्म पूछ लिया था। ठीक है, हालांकि ये सब कई बुक्स वगैरह में दिया हुआ है, बेसिक बुक्स पे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। सब लोग बोल रहे थे कि सिलेबस के बाहर का है, बट कुछ लोगों का बोलना था कि ये आपके साइंस के सेक्शन में ही आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सौरमंडल के बारे में दिया गया है, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला आपका दिया हुआ है कि बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो एक आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है कि हमारा मान के चलिए सन है। ठीक है, अब इसके चारों ओर अलग अलग जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पास पे है वो कौन सा, आपका बुध है। ठीक है, और उससे थोड़ा दूर कौन सा है, आपका अगला शुक्र है। लेकिन जो बुध है उसमें क्या होता है ना कि उसका अपना कुछ का वायुमंडल नहीं होता है, इसकी वजह से ये उतना गर्म नहीं हो पाता। गर्म होने के लिए हमको वायुमंडल चाहिए, वरना वहाँ पे आपका हीट जा रहा है लेकिन वहाँ पे हीट टिकेगा नहीं। तो हीट को बांध के रखने के लिए आपके में वायुमंडल होना चाहिए, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और हीट होकर गर्म होता है। शुक्र में वायुमंडल है, इसलिए यहाँ पे जब हीट जाता है तो ये गर्म हो जाता है। चूँकि दूसरे नंबर सबसे पास है इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सबसे ज़्यादा चमकीला भी शुक्र ही है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि शनि का उपग्रह गैनीमीड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये सही बात है। लेकिन ये शनि ग्रह का उपग्रह नहीं है, ये जुपिटर का उपग्रह है। ठीक है, दिस इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर के उपग्रह होने की वजह से इसका ये वाला स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा। ये शनि का उपग्रह नहीं है, जुपिटर का उपग्रह है। ठीक है, आपका अगला है, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट, जो नेपच्यून है वो सराउंडेड बाई मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। तो आपको पता है कि गैस वैस का रिंग होता है आखिर आखिर में जो पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, आपका अगला है, फोबस एंड डायमस मंगल के दो उपग्रह हैं। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फोबस एंड डायमस मंगल के दो उपग्रह हैं। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से छोड़ने वाला क्वेश्चन था, इतना डीप पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका, केवल 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 3 and 4 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस फैक्ट्स को आपको याद रखना है, क्या पता अगली बार कुछ पूछ ले। और इसके अलावा भी कुछ और फैक्ट हैं जो सोलर सिस्टम के हैं, उनको याद रखना है। जैसे कुछ ग्रह उल्टे घूमते हैं, जैसे कि शुक्र है वो उल्टा घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ऐसा कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, क्रम याद रखना है, MVEMJSUN। तो आपको यह सूर्य है, सूर्य सबसे पास है, मरकरी, विनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, फिर देन नेपच्यून। तो ऐसा करके आपको क्रम याद रखना है, क्रम से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट हैं, जैसे डेंसिटी सबसे हाई डेंसिटी होती है अर्थ की, ये सब याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है, ये जुपिटर है या कौन सा, ऐसा करके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बेसिक आपको लूसेंट वगैरह मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिविल वालों के लिए बहुत इजी था, बाकियों के लिए बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है। तो ये यंत्र वगैरह कुछ लिस्ट आती है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर है थियोडोलाइट। थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकियों के लिए सिविल वालों के लिए ईजी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
और दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है कि जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह रबी फसल है, जबकि नहीं, ये क्या है, खरीफ फसल है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर पहला गलत कर देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाता है, आपको दूसरा बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए कैसे। पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल एक सही है, हमको पता है गलत है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी में लिखा है कि 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी में दिया है 1 एवं 3 सही है। ठीक है, तो आपका ऑलरेडी ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन बी कि 2 और 3 सही है। देखिए 2 में क्या लिया है, 2 में दिया है कि जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सही फैक्ट है। और तीसरा है कि भारत जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में होती है। वेस्ट बंगाल जूट के लिए सबसे टॉप पे माना जाता है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में हम जानते हैं कि आर्द्र वगैरह जलवायु पाया जाता है। और ये भी यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं आपको कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और आपको क्या चाहिए, इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो ये आपको कब मिलेगा, ये आपको मानसून के टाइम मिलेगा। और मानसून के टाइम में अगर आप फसल को बो रहे हैं तो आपका वो खरीफ फसल होगा। ठीक है, क्योंकि रबी के टाइम पे क्या होता है, ठंडा होता है और उतना आर्द्र नहीं होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होता है। तो ऐसे भी लॉजिक लगा के थोड़ा दिमाग को दौड़ा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन वो थोड़ा इजी होता है। वहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप दिमाग दौड़ा के आगे पीछे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब आपको लाइन से 1-2 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के। तो ये सब करंट अफेयर्स आपके पुराने करंट अफेयर्स हैं, इसको आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसको देख के आपको ये पता लगाना है कि कैसे कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन इस साल 2023 वाले में आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था कि IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल गठन किया था। तो साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये यूपीएससी में भी इससे कुछ स्टेटमेंट बना के पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, उसी साल। और इसके जो उसी साथ करंट का टॉपिक था कि एक पैनल गठित किया गया था। उस पैनल के जो हेड थे वो कौन थे, पी उमेश थे। अभी के लिए नो यूज़, बट आपको इसके लिए लर्निंग आउटकम ये है कि अभी जो पेपर होने वाला है 2023 के लिए, तो आपको करंट अफेयर्स के बुकलेट पे या कहीं पे भी आपको जो कोई कमेटी वगैरह के मिलेगी, कोई नई कमेटी बनी है, कोई नया आपका जो कमेटी वगैरह के अध्यक्ष बने हैं, तो उनको आपको याद रखना। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना में कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 के मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ हो ची मिन सिटी में नया रोह बंदरगाह पहुंचा था। तो ये अभी के लिए आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है बताना, लेकिन उस समय का एक करंट अफेयर है। ठीक है, और ये करंट अफेयर कब का, दिसंबर 2020 का है। दिसंबर 2020 को घटना घटी। ठीक है, और मेरे को हल्का फुल्का याद है कि ये लेट दिसंबर 26 दिसंबर के आसपास की बात है। ठीक है, और आपका एग्जाम हुआ था आपका फरवरी के सेकेंड वीक में, तो आपका आ गया था। तो आपको ये याद रखना है कि आपको दिसंबर तक की घटनाओं को अगले एग्जाम के लिए दिसंबर 2023 तक की घटनाओं तक को भी ध्यान में रखना है। ये एक्चुअली क्या हुआ था, करंट अफेयर के बुकलेट वगैरह छप गए थे, उसमें आया नहीं था, इसलिए लोग नहीं बना पाए थे। इसका आंसर होगा INS किंताल। लेकिन जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे थे, इवन न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह देख रहे थे, उन लोग इस क्वेश्चन को बना लिए थे। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, पुराना है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इस तरह आपका कुछ बचाव वाला मिशन हो रहा है। जैसे अभी बचाव वाला मिशन कहाँ पे हो रहा है, हमास वगैरह में हो रहा है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन वाला भारत ने कुछ भेजा है। इससे पहले तुर्की के भूकंप में हुआ था। ठीक है, भूकंप के लिए बचाव राहत भेजा गया। तो इनके जो कोड नेम है उसको आपको याद रखना है। ऑपरेशन गंगा हुआ था जब यूक्रेन वाला युद्ध हुआ था। तो ये सब ऑपरेशन जितने भी आपको सारे ऑपरेशन के नाम और देशों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हुआ क्या था कि सोनू सूद जी कोविड के टाइम पे लोगों को घर भेज रहे थे और माइग्रेंट के लिए एक भगवान के रूप में आके बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी, इसलिए उनको कुछ कुछ अवार्ड मिला गया था। तो UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन के लिए एक्शन लिया था, लोगों के भले के लिए एक्शन लिया था, इसलिए ये वाला अवार्ड इनको दिया गया था। सोनू सूद, वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से उस समय सबसे इजी क्वेश्चन था, बट अब याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी भी कोई पर्सन इन न्यूज आता है, पर्सनालिटी न्यूज आता है, कोई पर्सनालिटी बहुत फेमस है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपका अगला है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट
टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया। तो उस डिकेड का जो टेस्ट प्लेयर जो सबसे अच्छे थे उस समय और जो काफ़ी फेमस थे, अभी भी हैं, ठीक है, स्टीव स्मिथ इज़ अ वेरी वेरी गुड टेस्ट प्लेयर। सब लोग विराट कोहली में कन्फ्यूज हो रहे थे, बट टेस्ट प्लेयर ऑफ डिकेड पूरे 10 साल के लिए इनको अवार्डेड किया गया था। बट ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप की कुछ कुछ फैक्ट्स, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के महालेखा परीक्षक बने हैं, मतलब कि जो कैग होता है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, उनका क्रम बताना है, ठीक है। तो उस टाइम पे तुरंत बने थे, एकदम से गर्मा गर्म फैक्ट था, ठीक है, एकदम ताज़ा, इसलिए करंट अफेयर की सारी बुक्स में आया हुआ था और ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस टिक को मत देखिएगा, इसका आंसर है 14वें, ठीक है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय जस्ट बने थे इसलिए इंपॉर्टेंट था। अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए जो CJ वगैरह का क्रम है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनका क्रम इंपॉर्टेंट है। तो क्रम को आपको देखना है, क्रम को याद करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों का जो करंट में हो रही है, जो आपको करंट वगैरह के बुकलेट में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है कि लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 के मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाली शहरों की सूची में शामिल किया गया। देखिए, दिसंबर 2020 एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब जो लेटेस्ट करंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपका इसका आंसर था, आपका था ओरछा और ग्वालियर। तो ओरछा और ग्वालियर 2 ऐसे सिटी थे जिनको यूनेस्को से लैंडस्केप सिटी ऑफ द लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इनको क्या वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में लिस्ट में डाला गया था। अगेन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी में जो चीज़ें हो रही हैं उसका आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन किए और हमने इसके तहत ये पता लगाया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, आपको अगर ये पसंद आ रहा है सीरीज़ और आपको पुराने वीडियोज़ को देखना है, पुराने क्वेश्चन करना है, अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाके इस वीडियोस को देख सकते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, ताकि कल मैं 10 वीडियो और लेके आऊँ तो आपको उसका लिंक तुरंत मिल जाए, ठीक है, आपके होम पेज पे। और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में और टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में भी, ताकि इस वीडियो की थोड़ी रीच बढ़े और मुझे इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल अगले 10 क्वेश्चंस के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।